स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है एनर्जी। हमारे देश के एनर्जी कंट्रीब्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन है कोल सेक्टर का। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर अनिल स्वरूप। वेलकम टू दिस चैनल सर। हेलो सर, यू हैव रिटन अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस ऑफ बुक्स, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, नो मोर अ सिविल सर्वेंट। तो मन में एक सवाल आया, क्या सिविल सर्वेंट्स एक्चुअली कभी रिटायर होते हैं? इट्स लाइक कि केवल ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो सिविल सर्वेंट दैट रिमेन्स अलाइव। सर, आपका इस पर क्या कहना है? सिविल सर्वेंट जब सरकारी नौकरी करता है तो उस पर कई बंदिशें होती हैं। फर्क ये हो जाता है कि वो बंदिश जब वो रिटायर हो जाता है खत्म हो जाती है। जैसे मेरा अगर कोई मत है किसी शासकीय नीति के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में एक व्यू है मेरा, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं उसे पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब मैं सिविल सर्विस में था तो उस समय अपनी बात मैं इंटरनली जरूर कहता था, चर्चा में जब आता था, मीटिंग्स में अपनी बात कहता था, फाइल पे अपने ओपिनियन लिखता था, लेकिन पब्लिकली उसे नहीं डिस्कस करता था। अब जब मैं सिविल सर्वेंट नहीं हूँ तो मुझे वो फ्रीडम है कि मैं अपनी बात पब्लिकली कह सकूं। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फ्रीडम है, जो फ्रीडम एज ए सिविल सर्वेंट नहीं था। और यही बात जो मैंने अपनी पुस्तकें 3 जो आपने बताई मैंने लिखी हैं, उन 3 पुस्तकों का पब्लिकेशन मेरे रिटायरमेंट के बाद ही हुआ। उसका कारण ये था कि उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कुछ ऑफिसर्स को नेगेटिवली भी मेंशन किया है। ज्यादातर तो पॉजिटिव हैं स्टोरीज, लेकिन कई जगह पर हमने गवर्नमेंट की नीतियों को भी क्रिटिकली देखा है, जो कि एज ए सिविल सर्वेंट मैं नहीं कर सकता था। तो फर्क यही है बेसिकली तो आदमी सिविल सर्वेंट रहता है, लेकिन शायद उसको फ्रीडम ज्यादा मिल जाता है जब वो सिविल सर्वेंट नहीं रहता। सर, ये जो सर्विस कोड का पार्ट है कि यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली, तो आपका इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? डू यू थिंक कि इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए? नहीं, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जब तक आप सिविल सर्वेंट हैं तो एक डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है, और सही भी है। अगर हर सिविल सर्वेंट अपने ओपिनियन पब्लिकली एयर करने लगेगा तो केओस होगा, सरकार में विश्वास कर जाएगा लोग। विश्वास का उतना नहीं है, लेकिन गवर्नेंस के लिए ये आवश्यक है कि इंटरनली तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिस्कस होने चाहिए, इंटरनली अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए, लेकिन सरकार एक दिखनी चाहिए। सरकार अलग अलग बिंदुओं पर पब्लिकली नहीं बोल सकती। फॉर अ पब्लिक कंजम्पशन सरकार एक मत होना आवश्यक है, अदरवाइज गवर्नेंस इंपैक्ट होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि अगर आपकी कोई मत भिन्नता है, और जो कि होगी सामान्य रूप से, तो अपनी बात स्पष्ट रूप से इंटरनल डिस्कशंस में करनी चाहिए, फाइल पे स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। लेकिन एक बार जब सरकार में निर्णय हो जाता है तो फिर आपको वो फॉलो करना है। ये एक डिसिप्लिन सिविल सर्वेंट का है। स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट। और आपने अपने बुक में कहा है कि ब्रिलियंस और एटीट्यूड में डिफरेंस है, एंड एटीट्यूड इज द रियल चैलेंज। तो उसको कैसे हमारे सिस्टम में लाया जाए? क्योंकि अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मुझे पता है कि ये गलत है, एंड आई एम नॉट राइटिंग दिस ऑन फाइल, तो उसका मतलब है कि जो बेहतर हो सकता था पब्लिक के लिए वो नहीं हो पाएगा। सो डू यू थिंक कि ये एक इम्पोर्टेंट गैप है? इसमें क्या ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है गवर्नेंस का जी। मेरे विचार से सिविल सर्वेंट को अपनी बात स्पष्ट रूप से मेंशन करनी चाहिए। अपने 37 साल के कार्यकाल में मुझे स्मरण है, एक भी ऐसा मौका नहीं था जहां पर मैंने अपनी बात को नहीं कहा। ये बात अलग है कि कई बार जो मैंने कहा उससे असहमति हुई और शासकीय स्तर पर या डिसीजन मेकर के स्तर पर दूसरा निर्णय लिया गया, वो ठीक है, लेकिन अपनी बात कहना यह आवश्यक है। आपने बात एटीट्यूड और एक्सपर्टीज की कही। अक्सर ये चर्चा में आता है कि सिविल सर्वेंट्स में एक्सपर्टीज बढ़ाई जानी चाहिए। मेरे विचार से एक्सपर्टीज कैन बी आउटसोर्स्ड, बट एटीट्यूड कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। और एटीट्यूड सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक है। एटीट्यूड इस बात का होना है कि हम अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई सिविल सर्वेंट ये करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं करते। इस एटीट्यूड को सुधारने की आवश्यकता है। मैंने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में से दर्शाया भी है कि इस एटीट्यूड को सुधारने में या इसको कल्टीवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है। सर्वप्रथम जो चयन होता है, यूपीएससी बहुत अच्छी संस्था है, अबव बोर्ड है संस्था, कोई उसको डाउट नहीं करता। जो चयन प्रक्रिया है वो भी अबव बोर्ड है, लेकिन कदाचित जिन लोगों को चयनित किया जाता है उनका हम प्रमुख रूप से ये देखते हैं कि वो उन 3 घंटों में आंसर अच्छा लिख लेते हैं। तो ब्राइट और ब्रिलियंट तो आ जाते हैं जी, लेकिन एटीट्यूड का शायद उसमें चयन नहीं हो पाता। उसका सिलेक्शन में एटीट्यूड कैसा है ये उससे नहीं दर्शाया जा सकता है।
आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम ये भी जानकारी कर सकें कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, समय के उपरांत ही ये जानकारी हो सकती है। मेरे विचार से चयन प्रक्रिया में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए कि हमें एक्सपर्ट्स उतने नहीं चाहिए जितने हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसमें वो एटीट्यूड हो, और वो चयन हो सकता है। उसके उपरांत मैंने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि जब आदमी की ट्रेनिंग होती है, जैसे मसूल में हम लोग की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग पे पूरा बल एटीट्यूड के परिवर्तन में होना चाहिए, एटीट्यूड में सुधार में होना चाहिए, बनिस्पत इसके कि आज की तारीख में वहां उनको और एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि एक्सपर्ट तो जो आदमी सिविल सर्विस की सेवा में आता है वो पढ़ लिख के बन जाएगा, लेकिन एटीट्यूड परिवर्तन के लिए नई प्रक्रिया चाहिए। तो एटीट्यूड ठीक होना मेरे विचार से सिविल सर्वेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू एक्सपर्टीज, क्योंकि बिना एक्सपर्टीज के तो वो आ नहीं सकता। अगर उसमें वो बेसिक क्वालिटीज नहीं होगी तो चयनित ही नहीं होगा वो। लेकिन एटीट्यूड का उसमें आकलन नहीं है। एज ऑफ नाउ वी हैव दिस पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू, और वहाँ पर कहा जाता है कि नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, अब बारी है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने की। सो आपका कहना है कि देयर आर सम टूल्स विच कैन बी इनकलकेटेड एट दिस स्टेज, राइट सर? सर क्या आपका मानना है कि ऑनर्स इज ऑन द पर्सन ओनली, या फिर हमारा जो सिस्टम है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, उसमें कुछ ऐसे गैप्स हैं जिस वजह से कोई सिविल सर्वेंट एंट्री करता है तो दैट टाइम दैट पर्सन इज हैविंग ज़ील, लेकिन सिस्टम में रहते रहते वो ज़ील जो है कुछ डाउन हो जाती है। तो आप अपने पर्सनल अनुभव से इस पे कुछ इसमें दोनों बातें हैं जी। एक तो सिस्टमिक रूप से ये देखा गया है कि जैसे जैसे अधिकारी ऊपर जाता है, पोजीशंस पे जाता है, तो धीरे धीरे वो एंथुसियाज्म ज्यादातर में कम होने लगता है। ये एक सिस्टमिक फ्लॉ है जी। हम सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं और उसको ब्लेम करते हुए हम ये कह सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम गड़बड़ है। मेरा अप्रोच थोड़ा भिन्न है इसमें। जहां एक और सिस्टम्स में सुधार होना चाहिए और प्रोबेबली होगा आने वाले दिनों में, मेरा बल उन सिविल सर्वेंट्स की तरफ भी है, ध्यान उनका इस ओर आकृष्ट करना है कि इन्हीं परिस्थितियों में, इसी सिस्टम में कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि बहुत एफिशिएंटली, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है जी। तो प्रश्न ये है कि सिविल सर्वेंट अपना प्रेरणा, अपना रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहा है? उन अधिकारियों को मान रहा है जो कि एफिशिएंट हैं, ऑनेस्ट हैं और सक्सेसफुल हैं जी, या उनको मान रहा है जो इनएफिशिएंट हैं, डिसऑनेस्ट हैं और शायद सक्सेसफुल हैं, या ऐसे लोगों को मान रहा है जो कि ऑनेस्ट हैं लेकिन अनसक्सेसफुल हैं जी। हर वैरायटी का अधिकारी सिविल सेवा में उपलब्ध है और चूंकि कई अधिकारी ऑनेस्टली, एफिशिएंटली सक्सेसफुल रहे अपने करियर में, मेरा यह मानना है कि अगर हम उनके कार्यों को दर्शाएं तो शायद वो व्यक्ति जो कि फेंस पे बैठा है, जो भी निर्णय नहीं ले पाया कि मैं किस तरफ जाऊं, वो शायद प्रेरित होगा उस तरफ जाने की जहां पर एफिशिएंसी, ऑनेस्टी पे प्रीमियम है, जहां पे उन्होंने देखा कि अधिकारी जरूरी नहीं है कि वो डिसऑनेस्ट ही हों जी। उन्होंने ये भी देखा कि कई डिसऑनेस्ट अधिकारी लोग जेल भी गए, उन्होंने ये भी देखा कई एफिशिएंट, ऑनेस्ट अफसर सक्सेसफुल भी हुए। सो अब ये चॉइस उस अधिकारी पर है। अपनी दूसरी पुस्तक में मैंने इस पे काफी लिखा है और ये कहा है कि अल्टीमेटली ये चॉइस उस अधिकारी पर है, उसको निर्णय लेना है। हाँ, सिस्टम की कमियां हैं लेकिन वो चर्चा के लिए तो ठीक है जी, लेकिन अगर परिवर्तित होना है तो उस इंडिविजुअल को होना है, इंडिविजुअल पे भी बल है। एग्जैक्टली सर का कहना है कि ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी आपको मेंटेन रखनी है और आपको चूज करना है कि आपके हीरोज कौन हैं। सर, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, साथ में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर 5G की बात हो रही है। सो इट मीन्स यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट, दैट रिमीन्स अ गैप। अब अगर हम इसकी तरफ चलते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वी एक्चुअली मिस दिस बस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन? नहीं, किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जी पूरा यूनिफॉर्मली डेवलप नहीं होता है कहीं भी जी। विश्व में कहीं भी जहां भी डेवलपमेंट हुआ है, कुछ क्षेत्र में पहले होता है, कुछ क्षेत्र में बाद में होता है, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो बचे हुए जगह हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, चाहे थोड़ा देर बाद में हो, तो ये यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट शायद मेरे विचार से किसी देश में नहीं हुआ है। यूटोपिया नहीं, यूटोपिया तो नहीं है। मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि अगले दिन सुबह स्विच ऑन किया सब जगह डेवलपमेंट हो गया, तो टाइम लगता है उस होने में। अगर हम उस डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम
इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, लीपिंग बियॉन्ड दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखिए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने एक नया पैराडाइम प्रस्तुत किया है आपके सामने। तो टेक्नोलॉजी में लीप हो रही है जी। तो अगर हम 5G की बात कर रहे हैं आज की तारीख में और हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे वो ट्रेडिशनल उस क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। आप इस पे विचार कीजिए कि अगर सब गांव में इंटरनेट पहुंच जाता है, जो कि मेरे विचार से अगले 2-3 साल में पहुंच जाएगा, तो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे एक वो नॉर्मल इंडस्ट्री सेटअप हो, क्योंकि अगर आप देश की जीडीपी भी देखें कि इसमें सर्विस सेक्टर की योगदान बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज में एक बहुत मेजर परिवर्तन ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आएगा। उदाहरण के तौर पर, किसने सोचा था आज से 5 साल पहले कि इतने ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गांव में, देहात में, इंटीरियर एरियाज में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू टेक्नोलॉजी होंगे, थ्रू इंटरनेट होंगे। इंडिया में इस समय ह्यूज नंबर, इट्स ए क्वांटम जंप ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नाउ अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ ट्रेडिशनल सेंस बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दी प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर लीपिंग मच बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर, इसमें जो हमने कहा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं अचीव हो सकती एक टाइम पर, बट वी हैव टू मूव, तो आपको कुछ पिन पॉइंट करेंगे कि कौन से गैप्स हैं कि जो इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दिया है? कई बार ये सवाल उठते हैं कि वी कुड हैव डन मोर बट वी कुड नॉट अचीव दैट। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें गैप्स हैं। उसका कारण यह है कि कई बार हम जो दिल्ली में बैठ के योजना बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसमें एक डिस्कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड रियलिटी से। मैं उदाहरण दूंगा आपको। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया सबने कि हम पेंशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेंगे, या कोई भी बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेंगे, गरीब आदमी या जो भी उसका लाभार्थी है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। फिजिकल इंटरफेस का था, उसके बैंक अकाउंट खुले हैं, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट उनको ट्रांसफर हो जाए, इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। लेकिन इसको करने के लिए आवश्यक है कि वो जो व्यक्ति है जिसका बैंक अकाउंट है, वो बैंक की ब्रांच उसके घर के पास है, या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति उसे जाकर वो पैसा देते। जैसे आज की तारीख में ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन का मनी ऑर्डर एक पोस्टमैन जाकर उसको देता था, ठीक है। अब उसकी भी कमियां हैं, लेकिन वो जाके देता था, एक संपर्क था। अब हमने पोस्टमैन का अगर हम उसको समाप्त करते हैं और कहते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति का हम एक बैंक अकाउंट खोल दें, मान लीजिए उसकी ब्रांच घर से 30 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो वृद्ध व्यक्ति जाएगा कैसे? तो कोई भी योजना बनाए जाने से पहले ये आवश्यक है कि धरातल की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो कुछ स्कीमों में ये डिस्कनेक्ट आता है। मैंने एक चैप्टर में लिखा है एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में, जहां मैं उसकी डिस्कनेक्ट की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं झारखंड में कुछ दिन मैंने काम किया, तो एक ब्लॉक में मैंने देखा कि कोई बैंक ब्रांच ही नहीं है। तो उस ब्लॉक के जो लाभार्थी हैं वो ब्लॉक के बाहर जाके किसी बैंक में अपनी धनराशि निकालेंगे। तो जरूरी नहीं है कि बैंक ब्रांच ही खोला जाए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हो सकते हैं, और लोग हो सकते हैं जो उनको डिलीवर कर सकते हैं बेनिफिट, और भी तरीके हैं। लेकिन उस गैप की जानकारी होना दिल्ली में आवश्यक है कोई भी योजना चलाने के लिए। तो जो आप बात कह रहे हैं सही है कि कई योजनाएं होती बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में समस्या इसलिए आती है कि जो थ्रेडबेयर जानकारी ग्राउंड रियलिटी की होनी चाहिए, कई बार नहीं हो पाती। वो नहीं होती। सर, जैसे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात की, तो इसमें JAM ने की रोल प्ले किया, जनधन आधार मोबाइल। उस पर यह भी सवाल उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधार से हमने सिग्निफिकेंस कुछ अचीव करी है, बट उसके बदले हमने ट्रेड करी है प्राइवेसी। जैसे ये भी सवाल उठा कि एक स्टेटमेंट आया था कि प्राइवेसी इज नॉट फॉर मासेस। तो आपका इस पर क्या मानना है? डू यू थिंक इट इज रियली अ ट्रेड और समथिंग एल्स? मैं समझता हूं इस देश में हम प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए, मेरी आपकी जानकारी जो गूगल के पास है, सब जानकारी है, उसको आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रोक रहे हैं, सब जानकारी है। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आधार पे मुझे आपत्ति होगी। आधार का प्रमुख उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाए, जिससे जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें डुप्लीकेशन है, रेप्लिकेशन है, वो रोका जा सके, है ना, वो सही डिलीवरी हो। बिल्कुल। एज एजुकेशन सेक्रेटरी मैंने स्वयं इसको देखा कि वहाँ एक मिड डे मील योजना चलती थी। आंध्रा में इस पे काफी काम किया गया आधार के माध्यम से, और ये पाएगा कि लाखों की मात्रा में बच्चे 2 जगह पर
इसका लाभ पा रहे हैं। ओके, तो अब वो ठीक हो सकता है जी। तो मेरे विचार से, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि हम प्रिवेसी पे ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं और उस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं जहां हमारी प्रिवेसी बिल्कुल खत्म हो गई है। वो ना करके हम प्रिवेसी पे चर्चा कर रहे हैं। आधार एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है इस देश में और आधार के आधार पर कई योजनाएं इस समय चल रही हैं, उसका लाभ हो रहा है, मिल रहा है लोगों को। मुझे याद है कि एक चर्चा में सरकार में मैंने ये भी कहा था, अगर लोगों को प्रिवेसी से बहुत समस्या है तो आधार का कोई डेटा पब्लिकली डिस्प्ले ना करके आधार के आधार पर एक और वर्चुअल आईडी क्रिएट हो सकती है जी। और वो यूनिक आईडी के रूप में इस्तेमाल हो सकती है जी। मुझे अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि उस पर अब कार्य चल रहा है जिससे आधार का डेटा पब्लिकली डिस्प्ले ना किया जाए, यूनिकनेस उसकी इस्तेमाल की जाए। यस, आपने शेयर किया था मिस्टर मोदी के साथ, जी, आपने बुक में बताया। जी, बुक में भी जी, मैंने लिखा। जी। सर, जैसे आपने कहा कि गूगल को जानकारी देने में लोगों को दिक्कत नहीं है, मेरा मानना है कि लोग पहली बात तो अवेयर नहीं है कि अगर ये डेटा चला जाए तो उनका क्या नुकसान होगा या उस डेटा से दूसरा क्या फ़ायदा ले सकता है। तो दूसरा फ़ायदा ले सकता है, दैट इज़ गुड, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको सर्विस भी तो दे रहा है फ्री में, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये जो बिग टेक कंपनीज हैं, इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली है और एक ये नया पैराडाइम है जिसमें हमारी गवर्नमेंट्स भी तैयार नहीं है कि एक्चुअली डेटा से रिलेटेड हमारे लॉस कैसे हों। तो ऐसे में क्योंकि गूगल ले रहा है जानकारी, क्या इस वजह से हम प्राइवेसी को बिल्कुल ही ना सोचें? या सर इसके क्या चैलेंजेस हैं? मीन्स अगर डेटा जा रहा है तो उसके चैलेंजेस क्या है? कई बार ये लोगों को समझ में नहीं आता, उस पर कुछ प्रकाश डालें। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आधार का डेटा का प्राइवेसी से जो लोग लिंक कर रहे हैं उसमें क्या नुकसान है। जी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओके, कि व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट। ओके, मान लीजिए मेरा आधार नंबर किसी को मालूम पड़ जाता है, मेरे पिता का नाम किसी को मालूम पड़ जाता है, या मैं कहां पर पैदा हुआ था मालूम पड़ जाता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ किसी को मालूम पड़ जाती है, तो हो सकता है वो उसका लाभ उठा ले, जैसा आप कह रहे हैं। जी। मेरा क्या नुकसान है? मैं मान लीजिए मेरा हेल्थ रिलेटेड डेटा है, जी, फैमिली रिलेटेड डेटा, वो तो समझ में आता है कि वो उसका एक मतलब है कि दूसरे के हाथ में चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जी, लेकिन मेरा नंबर, मेरे पिता का नाम, मैं कहाँ, मेरा एड्रेस क्या है, उससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। हो सकता है हो रहा हो, मुझे नहीं पता लग रहा है। इसमें एक कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि UIDAI के जो उस टाइम हेड थे, तो उनके ट्वीट पर किसी हैकर ने बताया कि देखिए आपके आधार से ये डिटेल्स हैं जो मुझे पता है, क्योंकि आज आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से भी कनेक्टेड है, जो मेरे सर्विसेज से कनेक्टेड है, तो उससे जुड़ी सारी जानकारी उन्होंने वहाँ पर दे दी थी। तो इस पर लोगों को थोड़ा मतलब टेंशन हुआ कि बैंक अकाउंट और आदि मतलब अलग अलग जानकारियाँ वहाँ पर चली गई। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है अभी तो दुनिया में, कोई मुझे परफेक्ट, ये सब इवॉल्विंग सिस्टम, इसमें थ्रेट्स भी आएंगी, लेकिन इसमें जो लाभ हैं वो आउटवे करते हैं बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दी प्रॉब्लम्स। कोई, आप मुझे कोई व्यवस्था बनाइए जहां परफेक्ट है, कोई नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ समस्या आएगी। हो सकता है आधार में भी ऐसी कुछ समस्या हो, लोग बताते हैं मुझे, हो सकता है मुझे ना समझ में आ रही हो लेकिन समस्या है, लेकिन समस्या रहित कोई ऐसी व्यवस्था तो मुझे मिली नहीं, फिर हमारा काम भी नहीं हो पाएगा। आप देखिए आधार से लाभ कितना है कि बैक एंड पे सब लिंक हो गए, एक सिंगल अकाउंट। आज आप जो जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं सीमलेसली, आधार उसका आधार है, हम वो नहीं कर पाते। तो वी कांट थ्रो द बेबी विद द बाथवाटर। आई मीन वी मे हैव प्रॉब्लम्स, हम उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करें, जो समस्या है उस पर चर्चा करें, लेकिन ये कहें कि हम बेसिकली आधार का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये मेरे विचार से उचित नहीं। तो सर का कहना है कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में हमें वे करना पड़ता है, अगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा है तो थोड़े बहुत नुकसान की वजह से ऐसा नहीं कि हम फैसला ना लें, हम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उस पर काम कर सकते हैं। समस्या आएंगी, आगे भी आएंगी समस्या, लेकिन हमें उन पर चर्चा करते रहना है, ये थोड़ी ना हम बंद कर देंगे दुकान। एग्जैक्टली। सर, आपने अपनी बुक में सिस्टमैटिक करेक्शंस की बात की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सिस्टमैटिक करेक्शंस का क्या मायना है और क्या अदर सेक्टर्स में भी इसकी ज़रूरत है? सिस्टम्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो ह्यूमन इंटरफेस को कम करते हैं। अगर आप, मेरा ये अगेन व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप सिस्टम्स क्रिएट कर देंगे तो ह्यूमन डिस्क्रिशन खत्म होता जाएगा। और मैंने स्वयं अनुभव किया, कोल सेक्टर में जब मैं कोयला सचिव था तो वहां पे वर्चुअली मेरा डिस्क्रिशन खत्म हो गया था, सिस्टम्स टेक ओवर कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल टेंडर हुआ, आपने उसमें टेक्निकल बिड्स खोली, उसके क्राइटेरिया डिटर्मिन्ड हैं, उसके बाद बिड्स आई, वो खुली, उसके क्राइटेरिया डिटर्मिन्ड है, वो ऑटोमेटिकली डिटर्मिन हो जाएगा कौन एलिजिबल है इसके अलॉटमेंट के लिए, तो मेरा डिस्क्रिप्शन खत्म।
पहले जैसे आवंटन होता था तो डिस्क्रिप्शन, एक कमेटी बनी थी, वो डिसाइड करती थी इसको दें या उसको दें, तो उसमें फिजिकल इंटरवेंशन था, मैनुअल इंटरवेंशन था। आप जैसे जैसे सिस्टम्स बनाते जाएंगे ह्यूमन डिस्क्रिप्शन खत्म होता जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि हमें उसी ओर बढ़ना चाहिए। मैं अक्सर कहता था कि एज कोल सेक्रेटरी आई हैड बिकम वर्चुअली रिडंडेंट, क्योंकि मेरे पास डिस्क्रिप्शन ही नहीं था। जब डिस्क्रिप्शन नहीं था तो आई डोंट हैव टू डिसाइड इसको दें या इसको दें, उसके क्राइटेरिया डिटर्मिन्ड है, उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा है या जो बेटर है उस हिसाब से हम आवंटन करते थे जी। अदरवाइज तो आप पे डिस्क्रिप्शन है तो कल कोई क्वेश्चन कर सकता है, सही बात, कि आपने इनको दिया, इनको क्यों नहीं दिया। तो यानी कि प्रशासन में अधिकारियों को सिस्टम बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे में अगर वो मूव होते हैं तो दूसरी जॉब में, सो जो न्यू कमर है उसके लिए भी ईज होगा। yes. भाई देखिए, कोल में जो व्यवस्था बनाई थी जी, वो 2015 में हमने बनाई थी, आज 2022 है जी, लगभग वही व्यवस्था चल रही है 7 साल में। That's a significant contribution. आप देखिए, वो जो उस समय हम लोगों ने ऑक्शन की प्रोसेस बनाई थी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, वही कमर्शियल माइनिंग के लिए लागू हुआ है, तो इससे सबको लाभ मिलता है सिस्टम बना देने से। बिल्कुल। नुकसान क्या होता है कि आई माइट फील दैट आई एम नॉट सो पावरफुल बिकॉज इफ आई हैव डिस्क्रिप्शन आई विल बी एबल टू डिसाइड, बट दैट्स हाउ लाइफ इज। यू हैव टू मेक योरसेल्फ रिडंडेंट सो दैट सिस्टम्स टेक ओवर। यस यस, दैट्स अ की सर। सर, सरकारी योजनाएं आमतौर पर बदल दी जाती हैं जैसे ही सरकारें बदलती हैं, और ऐसे में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनर्जी, वो इट गोज डाउन द ड्रेन। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि योजना को अंडर फंड कर दिया जाता है। तो आपके अपने अनुभव है, मैंने बुक में पढ़ा है, तो सर इस पे कुछ अपने एग्जाम्पल से कुछ। हम सब एक इवॉल्विंग सिस्टम में जी, तो कोई भी योजना बनती है उसको ये कहना कि फॉर ऑल टाइम्स it is good, may not be correct. ठीक। So everyone has to evolve. Yes. लेकिन ये कहना गलत होगा कि योजना अगर कोई बंद होती है तो उसका लाभ आगे योजना को नहीं मिलता, क्योंकि वो जो अनुभव प्राप्त होते हैं योजना बनाने में, वो आगे उपयोग आते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बनी थी जी, तो काफी सक्सेसफुल हुई, इंटरनेशनल उसका रिकॉग्निशन मिला, वर्ल्ड बैंक ने, ILO ने, सबने रिकॉग्नाइज किया। फिर जब सरकार बदली तो नई सरकार ने शायद सोचा कि ये योजना पिछली सरकार की थी, तो उन्होंने उसको बंद करने का प्रयास कर दिया। यस। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि उसका कोई लाभ नहीं होता तो योजना हमेशा के लिए बंद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यस। उसकी मूल स्ट्रेंथ थी। तो 3 साल बाद जो नई सरकार थी उसने उसी योजना को कुछ परिवर्तित करके एक नया योजना के रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं कि वो जो योजना सो कॉल्ड बंद हो गई थी उसका कोई लाभ नहीं मिला, उसके आधार पर उन्होंने फर्दर परिष्कृत किया, उसे इंप्रूव किया योजना को। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर PMJAY आयुष्मान भारत का अंश बन के आई, और जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सिर्फ 30,000 का इंश्योरेंस था, इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है। कवरेज उसमें कम था, इसमें कवरेज ज्यादा है। सो ऐसा नहीं हुआ कि वो बंद हो जाने से योजना के या स्लो हो जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसी योजना के आधार पर दूसरी योजना बनी। ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि ऐसा लगता है कि बंद हो रही हैं, लेकिन बंद नहीं होती, उससे सीख के फिर आदमी फर्दर इंप्रूव करके योजना सामने। और कई योजनाएं ऐसी हैं जो काफी लंबे समय से चल रही हैं, ICDS टू बी वन, ICDS सालों साल चल रही है, डेकेड से चल रही है। यस यस सर। ऐसी लाडली योजना कभी MP से स्टार्ट हुई और फिर नेशनल लेवल पे। सर, पावर क्राइसिस चर्चा में थे एंड CIL उसका फोकस था, तो आपको लगता है कि देयर इज नीड ऑफ सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें समझना पड़ेगा कि कोल में जो क्राइसिस बार बार आ रही है, पिछले साल आई थी, उसका मूल आधार क्या है। उसका मूल आधार यह है कि कोल प्रोडक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पर काफी तेजी से बढ़ रहा था, 2014-15 में लगभग 8% इंक्रीज हुआ था और 15-16 में 11% इंक्रीज हुआ था। अगर 10% भी ग्रो करता रहता कोल प्रोडक्शन, तो आज की तारीख में कोल इंडिया 750 मिलियन टन से ज्यादा कोल उत्पादित कर रहा होता। अब दुख का विषय यह है कि वर्ष 18-19, 19-20, 20-21 में 3 साल लगातार कोल इंडिया का प्रोडक्शन स्टैग्नेंट 600 मिलियन टन रहा, जिसकी वजह से आज की क्राइसिस दिख रही है। आप इमेजिन कीजिए कि उस रेट से अगर ग्रो कर रहा होता तो आज की तारीख में अगर 750-800 मिलियन टन होता तो हमें कोई क्राइसिस के सामने नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ये नहीं है कि और समस्या नहीं है कोल से, लेकिन मूल समस्या यह है कि हमारे देश में 300 बिलियन टन का कोल का भंडार होने के बावजूद हम हर साल 800 मिलियन टन कोल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जी। तो वो उस समस्या के समाधान के लिए 2014 से 2016 में कार्य किया गया, और हम इस स्थिति पर पहुंचे कि हम कोयला बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकते थे जी। हमने विचार किया,
तो उसको अगर सस्टेन करते ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो आज की तारीख में समस्या नहीं आती। तो ये रही कोल प्रोडक्शन की बात जी। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कोल इंडिया एक जरिया है कोल प्रोडक्शन का, दूसरा जरिया है प्राइवेट सेक्टर जी। प्राइवेट सेक्टर में ओपन किया गया कोल माइनिंग को ओपन किया गया जी। लेकिन जो कमर्शियल माइनिंग थी उसमें विलंब हुआ जी। पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष अब जाके निर्णय हुआ कि कमर्शियल माइनिंग ये पहले होना चाहिए था। जब हमारे पास भंडार हैं, जब हमारे पास डिमांड है तो कमर्शियल माइनिंग ना करने का तो कोई कारण ही नहीं था जी। तो अगर ये हम सिस्टमिक चेंज पहले ले आते कमर्शियल तो शायद आज ये कोल की समस्या नहीं होती। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोल की खाली यही समस्या थी, और भी समस्याएं थी, लेकिन प्रमुख रूप से समस्या कोल प्रोडक्शन की थी। हमारे पास कोल है, हमारे पास डिमांड है, हम शायद उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जो कि हम कर सकते थे। सर सवाल यही है कि प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे, व्हाई वी कुड नॉट होल्ड दैट। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि इन कारणों को हमने 2014 में देखा जी कि हमारे पास इतना भंडार है, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। कई कारण हैं उसके, लेकिन 3 प्रमुख कारण थे। पहला कि कोल प्रोडक्शन जमीन से होता है तो लैंड एक्विजिशन एक समस्या थी। दूसरा, ये कोल जो है वो फॉरेस्टेड एरिया में तो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए जी। और तीसरा, ये कोल क्योंकि ध्रुव क्षेत्र में दूरगामी क्षेत्रों में तो वहां से उसकी इवैक्यूएशन की थी। तो जब हमने इन कारणों को समझा, फिर इन कारणों के समाधान का प्रयास किया। अब वो एक लंबी स्टोरी है जो हमारी किताबों में मैंने लिखा है कि क्या किया, कोल स्टोरी में दिया हुआ है। अंततः जब हमने इन 3 समस्याओं का समाधान किया जो कि निरंतर होना चाहिए था आगे भी किया, तो हमारा कोल प्रोडक्शन बढ़ गया। अब जैसे हम लोगों ने जो लैंड एक्वायर किया, अगर मुझे नंबर सही याद हैं, तो हम लोगों ने लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड एक्वायर किया था 15-16 में। 5000 हेक्टेयर, और उसमें से 3-3.5 हजार की एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गई थी। तो आप सोचिए इतने बड़े एरिया में हम फिर कोल माइनिंग कर सके। कठिनाई ये हुई कि 2017 के बाद 2-3 ऐसे बिंदु सामने आए जिसके फलस्वरूप कोल प्रोडक्शन इंपैक्ट हुआ, जो मैं बता रहा हूँ, स्टैग्नेट हो गया। पहला कारण तो ये था कि कोल इंडिया एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी संस्था है जी। 2017 में 1 साल के लिए कोई भी रेगुलर सीएमडी नहीं था वहां पर। ये बड़ा अचंभे की बात है, क्योंकि पता था कि पिछले वाले कब रिटायर हो रहे हैं, होना चाहिए था 3-3 महीने के लिए सीएमडी बनाए। कोल इंडिया में एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन एक टेम्पररी एमडी नहीं ले सकता। इसी तरह हम लोगों ने एक प्लान बनाया था 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का। उसका पैसा भी कोल इंडिया के पास था, लगभग 45,000 करोड़ रुपए जी। 40 से 45,000 करोड़ रुपए एक पॉइंट इन टाइम पर रिजर्व थे जी। अब उसमें से कई हजार करोड़ रुपए वो डिविडेंड रूप में चले गए गवर्नमेंट के पास। जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था माइंस में, वो नहीं हो पाया जी। इसी तरीके के कई कारण थे। जो क्लियरेंस की आपको मैंने बात बताई, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, या जो क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन की बात बताई, ये स्टेट्स में होता है जी। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में मैंने शब्द इस्तेमाल किया, देयर इज वर्चुअल वॉर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब आप इसको देखिए कि कोयला कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सब सरकारें नॉन एनडीए सरकार हैं। तो अब उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। 2 साल जब मैं कोयला सचिव था तो मैंने एक भी मीटिंग दिल्ली में नहीं की। हर मीटिंग राज्य सरकार में जाके की। वहां पे चीफ सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर्स, डीएम्स के साथ बैठते थे, उनको बताते थे कि जो हम आपको कह रहे हैं उसमें आपका भी लाभ है, आपके प्रदेश का भी लाभ है। वो समझते थे। तो हमें लैंड एक्विजिशन में सहूलियत मिली, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस में सहूलियत मिली। शायद आज की तारीख में वही एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा कि हम स्टेट्स को साथ, राजनीतिक दृष्टिकोण से ऑपोजिशन हो सकता है जी, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम सबको समझना पड़ेगा, देश के हित में है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार साथ मिलकर बैठें और इस प्रकार की समस्या का समाधान करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज नेसेसरी। दिस इज कॉल्ड। ठीक है सर, कई बार पब्लिक सवाल करती है कि डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव पर है गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन बिजनेस, लेकिन जब प्रॉफिटेबल पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात होती है तो उस पर सवाल उठते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, सवाल तो कुछ भी करेगी सरकार उठेंगे, उसकी मुझे चिंता नहीं है जी। और मुझे डिसइन्वेस्टमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जी। मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि टिल सच टाइम यू प्राइवेटाइज और डिसइन्वेस्ट, तब तक आप उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अपना ही औलाद मानिए। अगर आप पहले से ही उनको अलग छोड़ना शुरू कर देंगे तो कई नुकसान है इसमें। एक तो उस पब्लिक सेक्टर सही ग्रो नहीं कर पाएगा, और दूसरा जो आपको मिलना है पैसा प्राइवेटाइज करके वो भी नहीं मिलेगा जी। तो ये मुझे वाकई नहीं समझ में आता कि उच्च स्तर के जो पद हैं जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, डायरेक्टर लेवल के, एमडी लेवल पे, सीएमडी लेवल पे,
उन पदों को समय से ना भरा जाना, ये नहीं समझ में आता मुझे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको ना भरने से हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी सर, प्रॉफिटेबल पीएसयूज को सेल किया जाना, इस पर क्या आपका? नहीं, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे देखिए, ऐसा है ना कि ये प्रॉफिटेबिलिटी के कई, जैसे कोल इंडिया है फॉर एग्जांपल, कोल इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करती है कि कोल प्राइस क्या आप डिटरमिन कर रहे हैं, उसी प्रॉफिटेबिलिटी। कोल प्राइस वर्चुअली सरकारी डिसाइड करती है, और चूंकि कोल इंडिया जिस राशि पर कोयला उपलब्ध कराती है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से बहुत नीचे है, तो मान लीजिए अगर हम इंटरनेशनल प्राइस पे करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। जी यस। तो प्रॉफिटेबिलिटी कई चीजों का फंक्शन है, तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख रहा हूं। जो डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय है उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो सकता, उसका कारण ये हो, कई और कारण हो सकते हैं कि सरकार को धनराशि की आवश्यकता है, वो अपना हमारा ओनरशिप है, हम उसको बेच रहे हैं जी। या उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को एफिशिएंटली चलाना है कि पब्लिक सेक्टर में रहकर वो एफिशिएंटली नहीं चल रहा है, शायद प्राइवेट वाला उसे बेहतर चला लेगा, जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था। ऑफ कोर्स अगर उसको नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है जैसे एयर इंडिया में जा रहा है, तो गवर्नमेंट को यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वो निरंतर पैसा देती रहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चलाने के लिए, क्या वो धनराशि दिया जाना उचित होगा। तो कई फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, सो लॉन्ग एज इट इज ट्रांसपेरेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मेरे पास है तब तक हम उसको एफिशिएंटली चलाएं, उसको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ना दें, जो कि मुझे कभी कभी लगता है कुछ केसेस में स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर इसमें क्या ये भी एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट को लगता है कि पीएसयूज में फंड्स लॉक हैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ पे हमें 120 कुछ ऐसा मान लीजिए मार्जिन आ रहा है, अगर हम उस लॉक्ड फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो गवर्नमेंट को, देश को ज्यादा फायदा होगा। ये एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि डिसइन्वेस्ट करते हैं जी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जो पिछले कुछ वर्षों में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है जी, उसमें मुझे ये जानकारी थी कि एक ये सेपरेट फंड बनाए जाने की बात थी जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके जी। क्या ऐसा हुआ है? क्या हम उस पैसे को अपने बजटरी डिफिसिट को फिल करने के लिए ले जा रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले जा रहे हैं? मैंने बहुत रिसर्च नहीं की है इसमें, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होना चाहिए। व्हाई शुड आई कीप माय फंड्स लॉक्ड इन अ प्लेस व्हेन द सेम फंड्स कुड बी यूज्ड? Yes. So ये monetization of my assets, this is a good policy, but the question is वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है जी? हम अपने बजटरी डेफिसिट प्लग कर रहे हैं या हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं? अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है तो इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने कहा, मैं फंडामेंटली आई एम नॉट अगेंस्ट डिसइन्वेस्टमेंट और अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। इफ द गवर्नमेंट सो फील्स दैट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन, द क्वेश्चन इज वेयर इज दैट मनी बीइंग यूज्ड? यस सर। सर कल्याण सिंह जी जब यूपी के सीएम थे, मैं बात कर रहा हूँ बाबरी मस्जिद विध्वंस की, तो उस टाइम पर यू आर पार्ट ऑफ दैट इनर सर्कल, तो आपने काफ़ी क्लोज से देखा है कि कैसे कम्युनल चार्ज एटमॉस्फेयर था यूपी में। तो सर ऐसे में एक सिविल सर्वेंट, क्योंकि वो भी तो एक सोसाइटी, उसी सोसाइटी का पार्ट है, तो ऐसे में वो न्यूट्रलिटी को कैसे मैनेज रखें, मतलब व्हाट्स द वे, मतलब आपका अपना क्या अनुभव है उस दौरान? देखिए, मेरा अनुभव ये बताता है कि बेस्ट पोजीशन किसी सिविल सर्वेंट के लिए है टू एक्ट एज ए प्रोफेशनल, जहां आप अपने व्यक्तिगत मत को अलग रख के समाज और सरकार के हित में जो आपका व्यू है वो प्रस्तुत करें जी। I may have a personal point of view. Yes, sir. Sometimes it does influence my professional point of view. Yes. But a true professional looks at the interest of the organization that he's serving, not has his personal interest. Yes. So that is what a civil servant should be. अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने रखें, उसके बाद अब ओवर रूल हो जाए तो बात अलग है। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है कि अगर आप सही तरीके से रैशनली पुटअप करते हैं, 90-95% केसेस में आपकी बात मानेगा पॉलिटिशियन। आपने अपनी बुक में मुजफ्फरनगर का एक इंसिडेंट भी बताया है कि एक एसडीएम आपके पास आते हैं, सो दैट्स अ थिंग फॉर विच सिविल सर्वेंट शुड बी रेडी टू एक्चुअली हैव। तो आपकी खुद के करियर में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए सर? कई इंसिडेंट हुए जिसमें मुझसे कुछ दबाव आए मेरे ऊपर जी, लेकिन मैंने जो ठीक समझा वो किया जी। कुछ जगह मुझे नुकसान हुआ, कुछ जगह फायदा हुआ, बट नुकसान फायदा का तो मुझे पता ही नहीं था क्या होना है। जो मैंने ठीक समझा वो किया जी। नुकसान मैक्सिमम क्या हो सकता है? ट्रांसफर। अगर आप एफिशिएंट है, ऑनेस्ट है, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू ग्रो। देखिए, आपने शब्द सही इस्तेमाल किए, खाली ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा जी। हम में से कई लोग ऑनेस्टी फुल स्टॉप हो जाते हैं जी। अगर आप ऑनेस्ट और एफिशिएंट हैं जी, तो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रिकॉग्निशन मिलेगा जी।
सर आप अपनी बुक में बात करते हैं इंदौर एंड मुंबई की म्यूनिसिपैलिटी की एंड द सिग्निफिकेंट वर्क विच दे हैव डन। सर 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब जिस डिवोल्यूशन ऑफ पावर, आपको लगता है कि रियल डिवोल्यूशन हुआ है पावर का? एक तो ये पार्ट आता है इसमें। दूसरा ये भी सवाल उठता है, कुछ ऑफिसर्स कहते हैं कि ये जो थर्ड लेयर है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसकी वजह से करप्शन बढ़ा भी है इंडिया में। तो क्योंकि आपने ग्राउंड पर भी काम किया एंड हायर एक्सीलेंस में भी काम किया, आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, मेरे विचार से एक एकेडमिक डिस्कशन है सिविल सर्वेंट के लिए जी कि एक्चुअल डिवोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है। ये एकेडमिक डिस्कशन जी इसलिए एकेडमिक है कि उसको तो एक व्यवस्था दी गई है, जी, जैसी भी व्यवस्था है उसमें उसे काम करना काम है। कर अब इस काम को करने के लिए क्या वो इंदौर और मुंबई की तरफ देख सकता है? देख सकता है, बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस। यस, वो इन्हीं परिस्थितियों में, इतनी ही डिवोल्यूशन में जी। उन्होंने इंदौर को क्लीन कर दिया। जी अगर इंदौर क्लीन हो सकता है जी, तो भोपाल क्यों नहीं हो सकता? तो मुरादाबाद क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो वही व्यवस्था है। बिल्कुल। उसी व्यवस्था में तो मैं, जो मेरे पुस्तक जिसका आपने संदर्भ दिया, नो मोर सिविल सर्वेंट, जी उसमें जो 25 उदाहरण मैंने अधिकारियों के प्रस्तुत किए हैं और 25 से ज्यादा एनजीओ के प्रस्तुत किए हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम अक्सर परिस्थिति यानी सिस्टम को गाली देते हैं जी, कि सिस्टम की वजह से और परिस्थितियां हैं। अरे भाई, इन्होंने कैसे काम किया? सही बात। क्या ये हमारे प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं? यस सर। क्यों इंदौर में भी वही राजनीतिक व्यवस्था है, वही सामाजिक व्यवस्था है, वही वित्तीय व्यवस्था है, वही व्यवस्था होते हुए इंदौर क्लीनेस्ट सिटी बन जाती है। मैं जमशेदपुर को मैंने देखा है, वो भी समझ लीजिए इंदौर जैसी क्लीन सिटी है। तो अगर ये एक ईस्ट में हो गई, झारखंड में हो गई, एक मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में गया, सिक्किम में, गैंगटॉक को मैंने देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हिंदुस्तान का है। इतना क्लीन सिटी है। तो हर जगह आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। कई बार अक्सर लोग कह देते हैं अरे वो तो क्या कहते हैं साउथ इंडिया में था इसलिए हम निकले। अरे ऐसा नहीं है, हर जगह आपको अच्छे उदाहरण मिलेंगे। तो इस पुस्तक में नो मोर सिविल सर्वेंट में मैंने यही प्रयास किया है लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कि ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप व्यवस्था को दोषारोपित मत कीजिए। यस, व्यवस्था जो है वो है, उस पर बहस कर सकते हैं हम कि सही है, गलत है, ये होना चाहिए। जैसे आपने भी एक प्रश्न किया, व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, उस पर हम 24 घंटे बहस कर सकते हैं। व्यवस्था का प्रश्न है, लेकिन क्या उस व्यवस्था को होते हुए हम अच्छा काम कर सकते हैं? इसी के ही उदाहरण मैंने नो मोर सिविल सर्वेंट पे दिए हैं। करेक्ट सर। यूपीएससी सिविल सर्वेंट के लिए यहाँ से जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए निकलता है यहाँ से निष्कर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन दे थिंक कि हाँ जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमें रोक रहे हैं, तो ये डीप प्लस फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि आप उसके बाद सॉल्यूशन देख ही नहीं पाओगे। जब आपने सोच लिया कि सर्कमस्टेंस और सिस्टम इज द रीज़न, तो आपने रीज़न एक चीज़ को दे दिया, तो उसके बाद तो कहाँ आपको दिखेगा सॉल्यूशन। तो सर की इंसाइट है कि सॉल्यूशन उसके बियॉन्ड हैं, लोग काम कर रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। थैंक यू सर। सर आप नेक्सस ऑफ गुड की बात करते हैं जो कि आपकी एक मुहिम है, तो इस मुहिम के पार्ट्स क्या हैं? हाउ इट्स। देखिए, पहले तो मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि नेक्सस ऑफ गुड आरंभ कैसे हुआ। जब मैं सेवा काल के अंतिम वर्ष में था तो पहले भी मैं सोचता था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिविटी बहुत आ गई है सोसाइटी में जी। हर आदमी, क्योंकि हम लोग को शायद मसाला पसंद है जी, इसलिए हर जने नेगेटिव बात करता था। और आप आज की तारीख में भी ट्विटर में देखें, जो नेगेटिव न्यूज आइटम्स हैं उनको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है, क्योंकि हम सबकी लाइकनेस है। लेकिन जब मैंने भ्रमण किया देश का, जो कि एजुकेशन सेक्रेटरी में 25 राज्यों में गया, बहुत इंटीरियर एरियाज में गया, मैंने देखा बड़ा अच्छा काम हो रहा है और उसकी कोई चर्चा नहीं करता। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या हम अच्छे काम की चर्चा कर सकते हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण है कि जब हम व्यक्तियों को, अन्य व्यक्तियों को बता सकेंगे कि अच्छा कार्य हो रहा है, तो शायद उनको ये धीरे धीरे विश्वास होने लगे कि अच्छा काम हो सकता है जी। जब तक हम ये लाइव उदाहरण उनको नहीं देंगे, तब तक कहेंगे ज्ञान बांट रहे हैं, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। मेरा ये मंशा थी कि हम ये ना कहकर ये करो, ये ना करो, हम उनको ये स्थापित करें कि इन परिस्थितियों में अच्छा काम हो रहा है, इसलिए और अच्छा काम हो सकता है जी। एक कारण। दूसरा कारण ये था कि ऑल द रास्कल्स एंड रफियंस हैव कम टुगेदर टू लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस, व्हाई शुड गुड कम टुगेदर टू मेक लाइफ गुड फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। देखिए, आप देखते होंगे कि अच्छा आदमी या ऑनेस्ट आदमी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है जी सर, हकीकत है। कम से कम उसको महसूस ये होता है कि मैं अकेले जी। क्या ये अच्छे लोग आपस में जुड़ सकते हैं?
अच्छा काम आपस में जुड़ सकता है, इट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ईच अदर। तो ये आधार बना नेक्सस ऑफ गुड का। तो आरंभिक तौर पर मैंने एक ट्विटर हैंडल शुरू किया नेक्सस ऑफ गुड करके, वो धीरे धीरे ट्रैक्शन पकड़ने लगा। फिर हमने सेमिनार्स, उस समय तो कोविड नहीं था, सेमिनार्स करने शुरू किए, जहां हम उन लोगों को लाते थे जिन्होंने अच्छा काम किया और लोगों को दर्शाते थे कि ये अच्छा काम हुआ, आप भी इससे सीखिए, स्केल करिए, अच्छा काम रेप्लिकेट कीजिए, स्केल कीजिए। फिर हमने एक संस्था बनाई, नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन सेटअप किया, एक ट्रस्ट सेटअप किया, और अब उस ट्रस्ट के माध्यम से हम वेबिनार्स करते हैं, लोगों को बताते हैं, हमारे सिटी चैप्टर्स बन गए हैं, एक क्वार्टरली न्यूज़लेटर आता है, और उसमें हम प्रयास करते हैं कि लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ें, इस उद्देश्य के साथ कि इतने सैकड़ों के माध्यम में उदाहरण है हमारे पोर्टल पर जहां अच्छे कार्यों को दर्शाया गया है, सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि अन्य व्यक्ति भी ये समझ सकें कि अच्छा कार्य हो सकता है, क्योंकि अच्छा कार्य हो रहा है, ये कन्विंस करने के लिए। सो ये थ्योरेटिकल पैराडाइम नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल प्रयास नहीं है, ये एक्चुअली व्यवहारिक प्रयास है, जहां हम जो एक्चुअली हुआ है उन स्टोरीज को दे सकें। तभी जो पुस्तक है नो मोर सिविल सर्वेंट, इसका एक पूरा सेगमेंट, 3 सेगमेंट में बटी है किताब, एक पूरा सेगमेंट नेक्सस ऑफ गुड का है, जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं ने विषम परिस्थितियों को होते हुए बहुत अच्छा काम ना केवल किया है, उसे स्केल किया है, छोटे से बड़ा, और उसमें कई मैंने उदाहरण दिए हैं, 25 मुझे ध्यान पड़ता है जी। सो मैं आशा करूंगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोग अब इस मुहिम से जुड़ेंगे, दिस गुड थिंग शुड स्प्रेड। सर फिर भी सर एक सवाल आता है कि मैनी पीपल हु हैव गुड इंटेंशन, दे डोंट एंगेज इनटू गुड एक्शंस फॉर द सोसाइटी। सो इसका क्या रीज़न हो सकता है, व्हाई गुड पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड? उसका मेरे विचार से कारण ये है कि वो जब चारों तरफ देखता है तो उसको ऐसा आभास मिलता है सिर्फ गड़बड़ लोग ही सफल हो रहे हैं, और वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता है कि मैं इस कार्य को करूं तो ये होगा भी या नहीं होगा, और फिर समाज में रिएक्शन क्या होगा। इसी वजह से नेक्सस ऑफ गुड में जिन लोगों ने किया है और जो सफल हुए हैं, वो उन लोगों को कन्विंस, फेंस सिटर्स को या डाउटर्स को कन्विंस करेंगे कि अगर आपको कोई अच्छा आइडिया है तो आप भी करिए, आप भी प्रयास कीजिए। जब एक बार ये डेमोन्स्ट्रेट होने लगेगा, जो कि हो रहा है, कि अच्छा कार्य की भी प्रशंसा होती है, अच्छा कार्य को भी ट्रैक्शन मिलता है, तो और लोग भी प्रेरित होते हैं उस कार्य को करने के लिए। सर यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि हन्ना अरेंट फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनका ये मानना था कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लोगों को लग रहा है कि जीवन में पैसा कमाना दिस इज द कोर एरिया, उसके अलावा जो सोशल वाला एंगल है, पॉलिटिकल वाला एंगल है, दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। लेकिन क्योंकि वो अच्छे लोग सोशली पॉलिटिकली दे आर नॉट एक्टिव, तो इसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, इसके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं। तो सर ये जो नेक्सस ऑफ गुड है सर, इसमें इस वाले पार्ट को अगर जोड़ा जाए, आई थिंक नहीं जुड़ा है। अच्छा जुड़ा है। देखिए, मैं इसका विरोध नहीं करता कि आदमी पैसा बनाए, जायज पैसा बनाना चाहिए अपना जीवन यापन के लिए, आवश्यक है पैसा बनाना, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पैसा बनाया बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जब बिल गेट्स का नाम ले लीजिए, उन्होंने खूब पैसा बनाया, अब देखिए अपने फाउंडेशन के माध्यम से वो दुनिया भर का भला कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपने यहाँ देख लीजिए, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, उन्होंने खूब पैसा बनाया, उन्होंने अपने, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, काफी पैसा जो उन्होंने कमाया पूरा उन्होंने फाउंडेशन को दे दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अजीम प्रेम जी या बिल गेट्स हो, आप एक सामान्य नागरिक के रूप में भी समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उससे यू कैन डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज पैसे की एक सीमा है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है। सर सामान्य नागरिक होते हुए वो समाज की बेहतरी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या लगता है? अक्सर लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं देश के लिए, समाज के लिए। मैं नहीं कहता, मैं सबसे ये कहता हूँ आप अपनी सोचो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। और ये मेरा मानना है कि कई बार आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जिनसे आप कुछ अपेक्षा नहीं करते वापस, और आपको अंदर से अच्छा लगता है। हम उस फीलिंग को क्या और बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति में, खराब से खराब व्यक्ति जिसको आप समझते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी है। प्रश्न ये है कि हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो वही चीज अच्छाई बढ़ेगी उसमें। तो क्या हम उस अच्छाई की प्रशंसा कर सकते हैं? ये नेक्सस ऑफ गुड में एक प्रमुख इसका उद्देश्य ये है कि हम मुक्त कर्ण से बुराई तो करते हैं, मुक्त कर्ण से तारीफ नहीं करते। देखिए, हर चीज के लिए पैसा एक रिवॉर्ड नहीं है। आप सोचिए कि प्रशंसा कितना बड़ा रिवॉर्ड है। क्या हम अच्छे कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं? तो अगर हम उसको प्रशंसा करेंगे उस कार्य को, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को भी महसूस होने लगेगा कि
अच्छा लगेगा उसे कि हाँ भाई ये मैंने अच्छा काम किया और देखिए कितने लोग इससे प्रफुल्लित हो रहे हैं या उनको लाभ मिल रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा उससे। अपने आसपास हो रहे अच्छे कार्यों के प्रति सजग रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। सर, लीडरशिप स्किल्स में रिस्क टेकिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। तो आपने अपनी सर्विस के दौरान कोई वाकया बताएंगे कि जहाँ पर आपने देखा कि कोई काम आप करना चाह रहे हैं और वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि देयर आर सम कलीग्स हु आर नॉट टेकिंग रिस्क, तो ऐसे में फिर क्या वे आउट निकाला आपने? देखिए, नॉर्मली सिविल सर्वेंट्स आर रिस्क एवर्स जी। क्योंकि आप चाहे जितना अच्छा काम कीजिए, एक भी कहीं गड़बड़ हो गया तो आप उसका जवाब देते रह जाएंगे, आपका करियर चौपट हो जाएगा, तो दे आर रिस्क एवर्स, सो इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक रिस्क। मैं लेता था, कैलकुलेटेड रिस्क लेता था। जैसे जब मैं कोल सचिव बना जी, तो ये अपेक्षा थी कि अगले 3-4 महीने में कोल ब्लॉक ऑक्शन कर देंगे। अब 4 महीने में कैसे कोल ब्लॉक ऑक्शन कर देंगे? दुनिया में कहीं नहीं हुआ कोल ब्लॉक ऑक्शन, किसी को आइडिया नहीं था कैसे होना है। तो मैंने रिस्क लिया। मैंने 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को से बातचीत करके उनको एंगेज किया डायरेक्टली। कोई उनके लिए टेंडर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उनके लिए टेंडर करता तो वो 3 महीने में तो टेंडर का ही रिजल्ट आता। तो मैंने SBI कैपिटल को लिया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, MSTC को लिया टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन इसमें मैंने ड्यू डिलिजेंस किया, क्योंकि SBI कैपिटल को मैं जानता था कि वो कैसा कार्य करते हैं। MSTC सीमित मात्रा में ऑक्शन का काम करते थे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। इस ड्यू डिलिजेंस के बाद मैंने उन दोनों को एंगेज किया। मैं अब रिफ्लेक्ट करता हूँ उसमें बाद में, अगर कुछ गड़बड़ हो गया होता तो मैं मुसीबत में होता, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। हम प्राइवेट सेक्टर का डायरेक्टली किसी को ले नहीं सकते थे। पब्लिक सेक्टर में भी ये बहुत क्लियर नहीं था कि आप सिंगल आदमी को पिक कर लें, उसमें भी क्वेश्चन कर सकते थे। किसी ने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया कि कोल ब्लॉक ऑक्शन सक्सेसफुल हो गए। क्वेश्चन अगर वो फेल हो जाते तो इसको भी क्वेश्चन करते कि आपने SBI कैप्स को और MSTC को क्यों लिया, खाली क्यों नहीं लिया, उसमें भी आपको टेंडर करना चाहिए था। तो मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेता था, लेकिन मैं कवर उसको कैसे करता था। और अक्सर मैं अधिकारियों को भी ये बताता हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो कोई मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो मैंने कोल ब्लॉक ऑक्शन किया इसमें गलतियां हुई, ऐसा नहीं हुई, लेकिन वो गलतियां सबके सामने होती थी, तो लोग बता भी देते थे आपसे गलती, और किसी ने भी फिंगर पॉइंट नहीं किया कि आपका कोई इंटरेस्ट था। मेरा कोई इंटरेस्ट होता तो मैं उसको थोड़ा बैकग्राउंड में रखता, थोड़ा, सही बात, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम में अगर काम करेंगे तो मेलाफाइडी आपके अगेंस्ट एट्रीब्यूट नहीं होगी, तो वहां टेक्नोलॉजी उपयोग आता है। तो रिस्क तो कई बार लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क लेते समय आप उसको अगर ट्रांसपेरेंटली सब चीजों को सामने रखेंगे तो चांसेस आर दैट CBI विल नॉट कमिंग नॉकिंग ऑन योर डोर्स। सर, आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में और ज्यादा प्रमोट होने चाहिए हीरोइक एक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स? नहीं, प्रमोट तो नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्शाए जरे जाने चाहिए। प्रमोशन तो एक थोड़ा सा पेजोरेटिव वर्ड है मेरे विचार से। दर्शाने का उद्देश्य यह है कि हम दूसरे लोगों को बता सकें कि इसी व्यवस्था में ये अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आई एम अगेंस्ट अ पर्सन पब्लिसाइजिंग हिमसेल्फ। ये कुछ लोगों में मैं ये टेंडेंसी देखता हूँ कि वो मीटिंग कर रहे हैं तो उसको भी ट्वीट कर देंगे, कहीं फीता काट रहे हैं उसको भी ट्वीट कर देंगे। ये मेरे विचार से उचित नहीं है, हो सकता है उनके विचार से उचित हो जी, लेकिन अगर कोई दूसरे का हम अच्छा कार्य देखते हैं तो उसकी चर्चा करना आवश्यक है। तो इंस्टेड कि वो आदमी अपना ट्रम्पट खुद बजाए, अगर मैं या कोई अन्य व्यक्ति उसको देखता है तो उसका दायित्व है कि वो उस अच्छे कार्य के बारे में चर्चा करे, जिससे और लोग भी समझ सकें अच्छा कार्य हो रहा है। क्यों होता क्या है कि इस नेगेटिव थिंकिंग में हम ये नहीं समझ पाते कि अच्छा कार्य भी कहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हर को मसाला पसंद है, बिल्कुल, तो नेगेटिव बात होती है। बिल्कुल, पॉजिटिव बात होना जरूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव बात व्यक्ति को स्वयं ना करने के बजाय जो व्यक्ति भुक्तभोगी है, अन्य व्यक्ति है, क्रिटिक है, वो करे तो बेहतर होगा। प्रॉब्लम तब कुछ में आती है कि वो अपने आप को ही प्रेजेंट करने लगता है आदमी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो मेरे विचार से उचित नहीं है। सर, हमारी सोसाइटी में मूवीज और वैसे भी एक समाज में पिक्चर है ब्यूरोक्रेट्स की कि लार्जर देन लाइफ एक इमेज है, और ये एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है फॉर पीपल कमिंग टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। आपका 30 साल से ज़्यादा का करियर है, तो आप बताएंगे लोगों को कि आपके करियर में क्या वो लार्जर देन लाइफ और वो एक ड्राइव थी पूरे करियर में, या फिर वो फ्लक्चुएट होती है, चेंजेस होते हैं? I don't really understand larger than life, but what I can say is, as a professional, one has to do the job given to us. If it gets highlighted somewhere, so be it. I'm not against good work being highlighted. But
to go out of the way to highlight your own work, that I think is not becoming of an officer. जी. So as a professional आपको जो काम करना है वो करना है और बेस्ट पॉसिबल वे में करना है. और तभी मैं डिफरेंस बताता हूं डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी में. आपको सूचना तो लोगों को देनी है कि हमने ये किया है, कि ये हुआ है. जी. अच्छा, हमने ये हुआ है. अंतर है दोनों में. अंतर है कि ये हुआ है. जी. किसने किया वो जनता को डिस्कवर करने दीजिए. जी. मेरा काम ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूं, मेरा काम ये है कि ये हो रहा है. जी. And let the critics come to a conclusion who's doing it and how it is doing it. Exactly, sir. So it cannot be an individual highlighting about himself. You have to highlight the work. You have to highlight the task rather than highlight yourself. And that's the subtle difference between the two. Got it, sir. Sir, कुछ कमिटीज की रिकमेंडेशन रही है कि फॉर सिविल सर्वेंट्स कैच देम यंग, यानी कि एज ब्रैकेट होना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि जब मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी और ये एग्जाम मेरिट वाला है तो फिर यहाँ पर एज एक क्राइटेरिया क्यों? तो हमारे सिस्टम के लिए इस एज ब्रैकेट की नेसेसिटी पर थोड़ा आप प्रकाश. नहीं, मेरा मत इसमें बिल्कुल क्लियर है. जी. You have to catch them young. Yes. The simple reason is that through any examination you will not be able to assess their attitude totally. Somewhat you can, and hence their attitude will have to be molded when you get into the service. Now, if you recruit them at 35 and 40 years, what change can you bring about in them? Yes, it is sir. only in youngsters that you can bring about. Exactly. As one of my senior officers used to say, they become hard-boiled eggs. तो आप चेंज क्या करेंगे उनमें? जी. आपको अगर परिवर्तन करना है किसी में जो कि आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग एरिया से आता है, अलग अलग क्षेत्र से आता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है. तो अगर आपको उनको मोल्ड करना है विद अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके, विद एन हेल्पफुल एटीट्यूड, with leadership qualities, then you have to catch them young. So I am very clear in my mind. They have to be caught young. Got it, sir. सर, इसमें आई थिंक सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर वो ऑन ग्राउंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले ले लेते हैं, मीन्स से 25, 27, 28 के आसपास, और वो फिर हायर एक्सीलेंस में जाते हैं, मीन्स पॉलिसी मेकिंग में, तो दे आर इन बेटर पोजिशन टू. राइट. सर, थ्रू आउट योर करियर यू हैव बीन अ फाइटर, और अपने रिटायरमेंट के बाद भी यू आर फाइटिंग. सर, बैक फ्रॉम ब्रिंक, सर, कैंसर, और उसके बाद फिर दोबारा वो मोमेंटम को गेन करना, तो ऐसे में आपने वो मेंटल पॉइस, वो स्ट्रेंथ कैसे बनाकर रखी थ्रू आउट योर लाइफ? क्योंकि आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ ये इशू होता है, मतलब लाइफ में कुछ चल रहा है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. तो आप अपना जो रियल एग्जाम्पल है सर उसको शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सर्विस के आरंभ में जी तो मुझे भी इस प्रकार की समस्या आती थी जी, लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया, जो कि मेरा ख्याल इंडिया में हर व्यक्ति को जल्दी ही रियलाइज करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मैंने रियलाइज किया कि रिजल्ट्स पे मेरा कोई है नहीं जोर, कोई अख्तियार नहीं है. जो होना है वो होगा जी. मुझे अगर किसी पे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो मैं अपने प्रेजेंट को, अपने एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, कर्म को जी. एंड आई हैव टू समहाउ स्टार्ट एंजॉयिंग दिस जर्नी, दिस मोमेंट, दिस कर्म. इफ आई डू दैट then I'll be a happy man irrespective of the results. So जैसा मैंने अपने पुस्तक में भी लिखा है कि एक वाकया ऐसा था कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया. जब शुरू में तो मैं बहुत दुखी था, जब कुछ सालों बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा. और मैंने चीफ सेक्रेटरी, जब वो थोड़े चिंतित थे कि आप उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो मैंने उनको कहा कि फॉर अ सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ विच इज इनएविटेबल, सो व्हाई वरी अबाउट इट. यस सर. एंड आई बिलीव इन हिंदू फिलॉसफी वेयर यू आर बोर्न अगेन, यू विल पोस्ट मी समवेयर, आई विल डू द सेम वर्क. सो द पॉइंट हियर इज वेदर आई एम लिविंग इन द मोमेंट एंड एंजॉयिंग इट, और वेदर आई एम टू हैसल्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. इफ यू गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड, देन लाइफ बिकम्स इजी. तो आपने चूंकि कैंसर की चर्चा की, जब लास्ट ईयर मुझे लिम्फोमा हुआ था, तो मैं तभी अपबीट था. फिजिकली I had lost 10 kgs of weight. I was finding it difficult to walk, but mentally I was fine. I was fine because I had reconciled to the fact that maybe I'll die. But so what? Okay. Let me live the moments that I am in. So I'll keep firing on all cylinders till the time I die. Death is a fact. Death is a fact. अब जब होना तो हो जाएगा यार, जिस दिन जाना हो चले जाएंगे. तो क्योंकि हमें उस दिन जाना है, इसलिए हम आज से परेशान हो जाएं, तो हम आज भी अपना गड़बड़ कर ले रहे हैं जी. तो आज मजे से जो लिखना लिखे, किताब मैंने तभी लिखी जी. मैंने कहा मेंटली मैं थोड़ा अलर्ट हूं, मैं लिख दे रहा हूं. फिजिकली आई वाज इन अ बैड शेप जी. तो मैंने कहा लेट्स डू थिंग व्हिच आई एंजॉय. आई एंजॉयड राइटिंग द बुक.
I enjoyed those moments and that's what that matters. Whether I live or not, it's not in my control. जिस दिन ऊपर वाला बुलाएगा उस दिन चले ही जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं बुलाएगा तब तक तो मस्त है। सही, वंडरफुल इंसाइट। सर की इंसाइट को मैं ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि हमारी लाइफ में जैसे हमारे हेयर्स एंड नेल्स हैं, वो ग्रो होते हैं, हम लाख चाहें कि नहीं मत ग्रो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल देम एंड इट इज़ माइंडलेस एक्चुअली कि हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। व्हाट वी हैव, वी ओनली हैव एक्शंस एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।